हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम अपने जो टॉपिक है लॉज ऑफ मोशंस, काफ़ी बड़ा है और इसमें बहुत बच्चे डाउट करते हैं। बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हर साल इसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं और थोड़ा बहुत एबिलिटी आनी चाहिए आपको। ये नहीं कि आपको बिल्कुल ख़तरनाक ही करना है। तो एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी इन PYQ से। तो शुरू करते हैं 2022 के PYQ से। तो क्वेश्चंस कह रहा है, अ सेल ऑफ मास m, एक सेल है कोई जिसका मास क्या है, m है। हम लिखते चलते हैं क्वेश्चन को। आगे कह रहा है इज एट रेस्ट। अच्छा जी, ये रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी v मान के चलते हैं, 0 है। इनिशियली इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट, मतलब ये 3 टुकड़ों में टूट गया। हैविंग मास इन रेशियो 2, मान लीजिए m1, m2 और m3, तीनों में जो ये टूटा उसका मास है 2:2:1, ये आपको दिया है। आगे क्या कह रहे हैं ये भाई साहब कि इफ द फ्रेगमेंट हैविंग इक्वल मास फ्लाई ऑफ अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अच्छा जी, कह रहा है कि जो m1 और m2 है जिसका मास सेम है, यहाँ लिखा है इक्वल मास, फ्लाई ऑफ अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड v। ठीक है, तो इसमें जो ये स्मॉलर मास है ये कैसे हो रहे हैं, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चले गए हैं। तो आप अगर इसको थोड़ा सा विजुलाइज करें, जो ये m और m2 हैं, मान लो इधर को चले गए हैं, m1 भी इधर को चले गया और m2 भी इधर चले गया। किससे? x एक्सिस से। और x एक्सिस में कौन जाएगा? ऑब्वियस बात है m3 ही जाएगा फिर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है along perpendicular डायरेक्शन विद स्पीड v। अच्छा, इनकी स्पीड v दी है, तो कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ थर्ड फ्रेगमेंट कितनी होगी। मान लीजिए इसको हम v1 मान लेते हैं। ठीक, तो आपको v1 निकालना है बेसिकली। तो आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये नया क्वेश्चन नहीं है। अभी मैं इसी टाइप के पहले आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है और रिपीट हुआ है। अच्छा, उससे करने से पहले मैं अगर आपको बताऊं, आपसे ये कहा गया है यहाँ पे कि जो हमारे मास हैं, 3 फ्रेगमेंट हैं और जो मास हैं ये क्या गए हैं इन रेशियो ना, इफ द फ्रेगमेंट हैविंग इक्वल मास फ्लाई अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद इतना। ठीक है, अच्छा, अब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन गए हैं विद स्पीड v, तो स्पीड ऑफ थर्ड निकालना है। तो मोमेंटम पूरे सिस्टम का क्या रहेगा हमारा? मोमेंटम पूरे सिस्टम का कंजर्व रहेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक गलती हो रही है यहाँ पर ना, म्यूचुअली लिखा है, म्यूचुअली। म्यूचुअली मतलब ये हो जाएगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर में m इधर जाएगा तो m2 फिर यहाँ जाना पड़ेगा इसको। ठीक है, ठीक है। अब आप बच्चों देखिए, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। हमारा हुआ क्या, क्वेश्चन को आप अब हमारी भाषा में सुनिए। क्वेश्चन तो आपको घुमा रहा है, एक मास था, वो टूटा, टूटने के बाद 3 टुकड़े हो गए, 2m 2 2 2। अगर आप मास m मानते हैं तो आप भी कह सकते हैं सर 2m/2m/m। ठीक है, अच्छा, अब वो कह रहा है ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, जैसे कि हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो अगर आपका मास m1 यहाँ को जा रहा है, मास m2 इधर जा रहा है, मास m3 इधर जा रहा है, आप ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। तो बिफोर मोमेंटम या किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व रहता है। या आप कह सकते हैं कि सर कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम सेम होता है। ठीक है, तो इनिशियल जो मोमेंटम हो जाएगा, इनिशियल, वो कितना हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। लेकिन इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो इसका मतलब ये है कि फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। अब बात आती है कि मोमेंटम निकालते कैसे हैं। देखिए, ये पार्टिकल जिसका मास m1 है उसका मोमेंटम p1 होगा, इसका p2 होगा। और आप देखिए, अगर इसको हटा दूं मैं यहाँ से, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वैसे होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना आपस में, आपको लग नहीं रहे हैं, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक, इनका मोमेंटम इधर होगा। मान लीजिए p डैश है जो p1 और p2 का रिजल्टेंट है, और वो किसके बराबर होगा? p3 के बराबर होगा। अब आपको पहले p डैश निकालना पड़ेगा, जो मोमेंटम p डैश का होगा वही p3 का होगा। p3 का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि m3 है और m3 है मास m, तो इसका मोमेंटम हो गया mv। अब यहाँ पर लिखा था म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दैट मीन्स जब आपको पता है ऐसे हमारा एक मोमेंटम या एक फोर्स ऐसे होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट जो बीच में होता है वो होता है रूट
P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, ठीक है। cos 90 यहाँ पर 0 हो गया। अब देखिए तो ये हो जाएगा रूट P1 हमारा जो है ये वाला, ये हो जाएगा, मास दिया है 2m तो 2mv, अच्छा जी, और इसका कितना दिया है, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2mv, ठीक है, ये हो गई। अब इनकी स्पीड तो v दी थी तो दोनों की v हो गई, और जो हमारा P3 था वो मैंने mv1 कर लिया, जिसकी स्पीड हमें निकालनी है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 2mv बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2√2mv इक्वल टू mv1 हो जाएगा, ठीक। तो इस मास से ये मास कैंसिल हो गया, क्योंकि मास हमने एज्यूम किया कि अगर रेशियो में है तो कुछ तो मास होगा ना उनका, तो m से m कट गए, ठीक है। तो v1 आपका आ गया 2√2v, तो करेक्ट ऑप्शन क्या था, डी वाला। बहुत सरल क्वेश्चन है। अब मैं दिखाता हूँ ये पहले कब आया था। सेम क्वेश्चन देखिए, थोड़ा डेटा बदल दिया उन्होंने। तो नीट में जो टफ क्वेश्चन होते हैं जनरली रिपीट हो जाते हैं, या जहाँ तक मैंने देखा इतने सालों के एक्सपीरियंस में बच्चों, लगभग मैं 6-7 साल तो हो ही गए हैं नीट फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते। तो आप मैं आपको बताऊं कि जो बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं ना वो हर बार रिपीट होते हैं। अभी यही क्वेश्चन मैं एक बार और दिखा दूंगा आपको, ठीक है, उसको तो नहीं करवाऊंगा, उसको आप खुद करेंगे। 2013 में यही क्वेश्चन आया था, explosion break or rock into 3 part in a horizontal plane, 2 of them go off at right angle to each other and the first part of mass इतना, पहले पार्ट का मास इतना है, move with speed 12 and second part of mass इतना with move 8 मीटर पर सेकेंड, ये 8 है। if third part fly off with speed 4 मीटर पर सेकेंड then its mass, सेम क्वेश्चन है। अब देखिए रॉक पहले तो रेस्ट में ही था तो मैं उसको ले नहीं रहा हूँ, हमको पता ही है इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम यहाँ पर बराबर होंगे, जो कि 0 के बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए अगर 1 kg आप यहाँ लिखते हैं, उसकी स्पीड आपको दी है 12 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट अगर आप यहाँ पर 2 kg लिखते हैं तो आपकी उसकी स्पीड दी है 8 मीटर पर सेकेंड। तीसरा जो पार्ट है, तीसरा पार्ट हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड दी है, लेकिन मास नहीं दिया है और वही निकालना है। अगेन मैं आपसे कहूँगा यहाँ पर क्या होगा, जो परपेंडिकुलर है दो उसके अबाउट आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए और उसके बाद क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा, समझ रहे। अब देखिए इसका जो मोमेंटम होगा p जो कहेंगे हम, जिसको p1 कर लेता हूँ, मास इंटू वेलोसिटी, तो इसका 16 हो जाएगा। इसका जो होगा इस वाले पार्ट का वो कितना हो जाएगा, 12 को अगर 1 से इंटू करोगे तो 12 हो जाएगा। देखो अगर आपको लगता है ना ये कैसे परपेंडिकुलर है, देखो हो जाएगा वो परपेंडिकुलरली, लिखा है वर्ड में राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। आप क्या करना, इन दोनों का रिजल्टेंट तो निकाल ही सकते हो ना, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा पी डैश वो इसके मोमेंटम के बराबर होगा 4m के, समझ रहे हैं, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम फाइनल के बराबर होता है और फाइनल हमारा 0 हो चुका है। तो जब इनिशियल हमारा 0 हो चुका है तो फाइनल जो होगा इक्वेट 0 तो हो जाएगा, इनिशियल 0 तो फाइनल भी 0, तो इसका मतलब है नेट मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। तो इन दो पार्टिकुलर का जो मोमेंटम होगा, जो रिजल्टेंट आएगा ऐसे, वो इसके बराबर होगा, क्योंकि तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप कह सकते हैं सर पी डैश की वैल्यू आएगी 4m। क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुई तो आप बताइए, ठीक है, कमेंट करिएगा अगर नहीं आया समझ में। अब पी डैश कैसे निकालेंगे सर, जब भी कोई 90 एंगल होता है तो हमको पता है रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो 4m ये हो गया। तो P1 कितना है 16, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एम, एम यहाँ मास है, आप इसको मीटर में समझना। अब 16 का स्क्वायर होता है 256 और 12 का होता है 144, और 256 और 144 जोड़ोगे आपका आ जाएगा 400, और 400 जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 200 का, सॉरी 20 का, 20 इक्वल टू 4m, तो m इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पर मास पूछा था तो आंसर क्या था इसका 5 kg, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप खुद ही बताइए क्या ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग है, एक ही तो है, मैंने इसलिए इसको इरेज भी नहीं किया। 2022 2013, तो एटलीस्ट अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, मैं तो नीट वाले जहाँ मैं बच्चों पढ़ाता हूँ ऑफलाइन कोचिंग में, वहाँ तो मैं उनको जेई मेन के तक क्वेश्चन करवा देता हूँ, समझ रहे हैं। अगर आप ना एक लेवल ऊपर तैयारी करेंगे, जैसे मान लीजिए आप कर रहे हैं नीट की तैयारी, आप जेई मेन के, मैं आपसे ये कह रहा हूँ
जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है जेईई मेन के उनको मत करिए, लेकिन जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उनको आप करिए। वो आइडिया जो बना रहे हैं, दोनों पेपर एक लोग बना रहे हैं एनटीए वाले, तो आइडिया तो एक ही आएगा ना कि उन्होंने क्या दिया था यहाँ से दें। बहुत बार ऐसा होता है जेईई वाले उधर से कॉपी कर लेते हैं। जेईई वाले क्या कहते हैं, हम नीट का तैयारी नहीं करते, नीट तो चूरन होता है। अरे भाई जब पेपर दोगे तो तभी तो पता लगेगा क्या चूरन। हर पेपर अपने में कठिन होते हैं। आप किसी भी पेपर को ऐसा नहीं कह सकते हैं चूरन है, ये ईजी है, ये टफ है। वो उस देने वाले से पूछो, वो भी जब वो एग्ज़ाम के अंदर बैठा है। एग्ज़ाम के बाहर तो जब आप आओगे तभी आपको आसान लगने लग जाएगा पेपर। तो इसलिए मैं आपसे, अभी तो अब आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन जब से कोई 12 वाला मेरे को देख रहा है और ड्रॉप लेने की सोच रहा है, तो वो जेईई के क्वेश्चन भी ज़रूर करें। और अपने एम्स, नीट आपको नेट पे मिल जाएंगे PYQ 8, और एम्स हो गया पूरा और नीट हो गया लगभग 8 साल 9 साल ये आपको नीट के मिल जाएंगे, और एम्स के तो पुराने भी बहुत पेपर मिल जाएंगे। उनको करिए और अपना कंसेप्ट क्लियर करिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अब जो ये वाला क्वेश्चन है 2019 वाला, ये क्वेश्चन हमारा नीट 2009 में भी बच्चों सेम आया था, बिल्कुल सेम आया था, तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ इसलिए। 2009 में भी जो क्वेश्चन आया था उसका भी आंसर आपका 5 ही था। 2013 में भी आया था, और सेम ये क्वेश्चन, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये हमारा कर्नाटक में भी आया था एक बार, नीट कर्नाटका में भी आया था। तो ये समझ रहे होंगे ना आप कितना रिपीट हो रहा है। तो अगर आपके पास PYQ होंगे, कर्नाटक लिख देता हूँ ऐसे करके, तो आप इजीली देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितना रिपीट हो रहा है। तो ये नीट कर्नाटक में भी आया था, तो यही क्वेश्चन मतलब 1 2 3 4 बार आ गया है। ठीक, एक बार और कराता हूँ, अभी 5 बार आया है क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, देखो ओडिशा नीट में आया है, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको। तो देखिए ना पैटर्न, देखिए आप कितनी बार पूछा जा रहा है। तो 2021 वालों में जिन्होंने थोड़े से भी प्रीवियस, देखो प्रीवियस ईयर आपको करना ही नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर को देख के ये भी सोचना है कि अगली बार क्या पूछा जा सकता है। समझ रहे हैं। देखो अब इसमें 2 ऑब्जेक्ट दे दिए, कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट था फ्लाइंग इन एयर विद वेलोसिटी इतना। तो मान लीजिए वो ये ऑब्जेक्ट था, ये है, ठीक है, और इसकी हमको ये दिया है, स्पीड दिया है, सडनली ब्रेक इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, एंड द स्मॉलर मास फ्लाई विद वेलोसिटी इतना। ठीक है, अब आपको ना यहाँ पे आप देखेंगे, आपको ये नहीं कहा गया है कि परपेंडिकुलर में है। तो आप मान लो कि एक ये है जो स्मॉलर है, मान लीजिए स्मॉलर जो है हमारा m है, और प्लस एक हमारा ये लार्जर हो गया, जो हमारा V2 से मूव कर रहा है, और ये V1 से मूव कर रहा है। ठीक, इसका मास आप मान लीजिए कैपिटल M, इसका M1 मान लो, इसका M2 मान लो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप आपको रेशियो दिया है 1:5। तो जो अगर इसका मास M है, तो आपको क्या एज्यूम करना है कि जो इसका आपका मास होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो हो जाएगा 6, क्या दिया है 5:1, तो आप कह सकते हैं 5M। और अच्छा स्मॉलर पहले लिखा है तो स्मॉलर पहले कर लीजिए, एक एक M हो जाएगा। ठीक है, एक मास M का इंटू कर लो, हमें पता नहीं है एग्जैक्टली 1 किलो है 2 किलो है, तो मैंने ये, और ये टोटल हो जाएगा 6M। ठीक है, सारे स्मॉल हो जाएंगे, आप जो बड़े M की वैल्यू है स्मॉलर के टर्म में रेशियो को कन्वर्ट करेंगे। आगे कह रहा है कि स्मॉलर की वेलोसिटी ये है, अच्छा जी V1 दिया है आपको, ये V1 है मान लो, और V2 निकालना है। तो अब तो यहाँ पर इजी है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा उससे चेंज किया था उन्होंने क्वेश्चन। 6M, ठीक है, क्या हो जाएगा 6M इंटू इसकी वेलोसिटी 20I प्लस 25J माइनस 12K, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो टूटने से पहले का और टूटने का बाद का बराबर होगा। तो इसका इंटू कर दिया, और दूसरा 1M इंटू किसका, इससे इंटू कर दीजिए स्मॉलर से, 100I प्लस 35J प्लस 8K, और जो लार्जर है, लार्जर का हमें मास ही मास पता है, तो उसकी वेलोसिटी को आप V2 एज्यूम करके छोड़ दो। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करिए, तो देखेंगे M सब में है, तो ये M, ये M, ये M और ये M कैंसिल हो गए। तो फर्दर कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो क्या बचेगा, 5B2 इधर ही रहने दीजिए, बाकी उधर ले जाइए। तो 5B2 को मैं इधर लिख लेता हूँ, इक्वल टू, ये अंदर जाएगा तो इसका इंटू करिए 120I प्लस
25 छक्के होता है 150, 150 जी, और 12 छक्के होता है 72 के। ठीक है, मैंने क्या किया बताया आपको, इसको इधर ले आया है, तो मैंने इसको इधर लिखा तो जरूर है, जो आप कंफ्यूजन करोगे। ये ऐसे है, इस वाले को मैं इधर ले आया हूँ, -100i -35j -8k। मैं इस वाले पार्ट को इधर ले आया हूँ। जब मैं 120 में से ये हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 100 हटाऊंगा तो 20i, क्योंकि i में से i माइनस होता है, j में से j, प्लस 150 में से 35 हटाऊँ तो आएगा 115j, और 72 में से 8 घटाऊंगा तो 72, अच्छा ये माइनस का है, सॉरी माइनस है ना, माइनस, तो ये 80 हो जाएगा, 80 के इक्वल टू 5v2। 5 से अगर हटा दें इसको तो ये आ जाएगा 5 को 20, तो 4 वाला आंसर होगा, 4 इसमें है, बस इसी में है, तो ए वाला सही हो जाएगा। अगर 5 को आप हटाओगे तो कितना आएगा, 4i, 4 से यहाँ से 5 कॉमन निकाल लो, 23j -16k। तो देखिए आप कितने रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन एक दूसरे से। तो ये हमारा, हमने अभी तक कितने क्वेश्चन कर लिए, आई थिंक हमने कर लिए 2022 का किया, 2019, 13, 4 क्वेश्चन कर लिया, और टॉपिक एक ही चल रहा है। अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का दूसरा टॉपिक करते हैं, जो है तो एनसीईआरटी में, लेकिन क्वेश्चन उससे घुमा घुमा के पूछते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे मैंने बना दिया है, ये बॉल से कोई बॉल टकराएगी, उससे रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये है, ये हमारी एक सरफेस है, तो यहाँ पर एक बॉल था जिसका मास था m, ठीक है, और यहाँ से टकराने के बाद इधर चले गई, एक कोलिजन हुआ बढ़िया सा, और यहाँ से टकराने के बाद वापस आ गई। ठीक, अब इस क्वेश्चन में जनरली बच्चों आपसे 2-3 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में स्पीड, या जैसे आपसे पूछा जाएगा कि चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा सकता है, या चेंज इन मोमेंटम को आपने पढ़ा होगा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, तो चेंज इन मोमेंटम को ही हम बोलते हैं इम्पल्स, आपको इम्पल्स पूछा जा सकता है। अच्छा जी, यहीं पर नहीं, आपसे क्या पूछा जा सकता है, इम्पल्स तो पूछा जा सकता है, आपसे मास दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, मास, वेलोसिटी या एंगल, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। ठीक, या मोमेंटम। मेन तीसरा, एक बार क्या पूछ लिया था, फोर्स पूछा जा सकता है, और फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, और यहाँ से आप देखें तो आपसे अगर फोर्स दे दिया जाए, आपसे टाइम भी पूछा जा सकता है। तो जनरली इतनी सारी चीज़ें आपसे यहाँ से पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कोई वो नहीं है, बस आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए तो आप इजीली इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे अगली बार से एग्जाम में। ठीक, अब देखिए जो मास है यहाँ पे आपका, कोई भी पार्टिकल आ रहा है, अगर ये एंगल थीटा है, मैं आपको ये एंगल बता रहा हूँ, नीट में एक बार ये वाला एंगल भी बना के दे दिया था, तो अगर ये थीटा है मान लीजिए, ठीक है, और ये भी थीटा है, दोनों एंगल थीटा है, जनरली अभी तक दोनों थीटा ही थे। तो हुआ क्या, अगर कोई मास यहाँ से m है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि अगर सर मास m है तो इसका मतलब है कि इधर जो मोमेंटम होगा वो p होगा और p1 होगा। क्यों, कुछ अपनी स्पीड रही होगी इसकी v1, ठीक है, मास डिफरेंट हो गया तो फिर आप वहाँ m1 कर लीजिए, और यहाँ पर कुछ मोमेंटम रहा होगा p2, क्योंकि स्पीड हो गई होगी v2। तो जब भी इसका कंजर्वेशंस लगाना है आपको, अब ये मोशन ना x में है ना y में है, तो जब मोशन x और y दोनों में नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, x और y में लेके आते हैं। तो x और y में लाने का तरीका क्या है, रिजोल्यूशंस। और रिजोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा, इसको मैं एक छोटा सा डायग्राम इधर बनाता हूँ, ध्यान से समझिए बच्चों, ये है, और ये मेरा ऐसे है एक, ठीक, ऐसे है, तो ये मेरा P1 है और ये थीटा है। तो जब इसको आप थीटा की तरफ तोड़ोगे ऐसे, ठीक है, तो कितना आएगा, P1 कॉस थीटा। क्या बात समझ रहे हो, आई होप समझ रहे हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1 साइन थीटा। ठीक, एंगल भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, जनरली अभी तक नहीं पूछा गया है, अगर एंगल डिफरेंट होगा तो आप थीटा की वैल्यू बदल देना। अब जब पार्टिकल यहाँ चले गया, जो दूसरा फोर्स है हमारा या मोमेंटम है दूसरा, इसको जब आप ब्रेक करोगे, क्योंकि ये भी तो थीटा ही है ना ये वाला, तो थीटा के सामने लेके आओगे तो कितना आ जाएगा, P2 कॉस थीटा।
क्लियर यहाँ तक। और जो ये वाला कंपोनेंट है P1 साइन थीटा, सॉरी P2 साइन थीटा। अब अगर मास वेलोसिटी सेम है, अगर इफ P1 इक्वल टू P2 अगर ये होगा तो आपका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। मास और थीटा एंगल भी होना चाहिए सेम, अगर नहीं है तो कुछ डिफरेंस निकलेगा। अब जो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम होगा या चेंज इन मोमेंटम होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए ये भी नेगेटिव एक्सिस में है, ये भी नेगेटिव एक्सिस में है, तो ये हो जाएगा माइनस P1 प्लस P2 कॉस थीटा। अगर एंगल अलग अलग हैं तो आप क्या कर सकते हैं, P1 कॉस थीटा 1 प्लस P2 कॉस थीटा 2, ठीक है। यहाँ तक बस इतना ही जानना है आपको। अगर इतना आप समझ गए हैं, क्वेश्चन में चलते हैं और आप इजीली ख़त्म करेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपके लिए इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास है 3 किलो। तो यहाँ पर जो मास है बच्चों, इसी क्वेश्चन को रेफरेंस ले रहा हूँ मैं, मास है 3 kg एंड हिट अ वॉल एट और एंगल थीटा। अब ये थीटा क्या दे दिया आपको 60, ये पहले का है। हाँ, आगे कह रहा है रिटर्न एट सेम एंगल, दैट मीन्स थीटा तो सेम है। द इम्पैक्ट टाइम, देखो इम्पैक्ट टाइम का मतलब ये होता है, देखो जब बच्चों जब हमारा कोलिजन होता है ना, तो कोलिजन में जो फोर्स लगता है वो इम्पल्सिव फोर्स लगता है। इसका मतलब ये है जो फोर्स एक बहुत कम टाइम के लिए लगेगा, बहुत ही सेकंड के लिए लगेगा, उसको हम इम्पैक्ट फोर्स या इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इम्पैक्ट टाइम इसलिए दिया है क्योंकि उस फोर्स के करस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा उसको आप टाइम भी कह सकते हैं और इम्पैक्ट टाइम भी कह सकते हैं। तो आपको टाइम दिया है 0.2 सेकेंड। आगे कह रहे हैं, अच्छा रिटर्न हो गया, अच्छा जी, तो मतलब मास तो दोनों में सेम हो गया। वेलोसिटी उसने नहीं दी हमको इस बार। और आप क्या पूछ रहा, हमसे कह रहा है कि फोर्स एक्जर्टेड ऑन द वॉल, ओ फोर्स निकालना है, तो आपका रोड मैप होना चाहिए। फोर्स होता है, फोर्स से क्या होता है, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। टाइम हमको पता है, अगर एक बार हमें मोमेंटम में कितना चेंज आया पता कर लें तो पता लग जाएगा। अब देखिए ये मोमेंटम है, ये v1 v2 वेलोसिटी है, ठीक। अब आप यहाँ पे देखिए वेलोसिटी नहीं दी है उसने, तो हमें ये पता नहीं है कि मोमेंटम सेम होगा या नहीं होगा, ठीक। तो जब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, इस वाले पार्टिकल को ब्रेक करूँगा तो होगा क्या, जो मेरा मोमेंटम में चेंज आएगा वो क्या आएगा। अच्छा, उन्होंने डायग्राम भी दिया है आपको, जो थीटा दिया है बच्चों ये दिया है, ये दिया है थीटा। हाँ मज़ेदार, तभी तो क्वेश्चन मज़ेदार होगा। थीटा मेरा 60 नहीं है, ये वाला वॉल के साथ हमारा थीटा दिया है, तो आप क्या कह सकते हैं, ये थीटा 60 हो गया। अच्छा, ये वाला कितना होगा 30, और ये भी कितना होगा 30, तो थीटा कितना होगा 30। हाँ मज़ा आया, डायग्राम ध्यान से देख लेना। अब मोमेंटम अगर हम वो करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसको अगर ब्रेक करेंगे कॉस के साइड में तो P1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है कि अ बॉडी ऑफ मास इतना, ठीक है, सेम मास है और सेम एंगल से ही रिटर्न हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी आप सेम एज्यूम करना, ठीक है। जब वो सेम एंगल से ही रिटर्न हो रहा है तो वेलोसिटी सेम करना। तो होगा क्या, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, माइनस P1 कॉस थीटा माइनस P2 कॉस थीटा। तो टोटल जो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा 2P1 कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। समझ रहे हैं आप ये कैसे आया, नहीं समझे लग रहा मुझे, हटाओ इसको। देखिए इसका अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा mv cos 30 माइनस ये वाला जो मोमेंटम है इसको भी करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस mv cos 30, क्योंकि दोनों में एंगल 30 है, तो माइनस माइनस हट गए तो क्या आ जाएगा 2mv cos 30, 2 का 2 रख दिया, ठीक है। और आपका मास कितना दिया था, 3 दिया था, ठीक, लेकिन वेलोसिटी नहीं दी है। और cos 30 हो जाएगा √3/2, ठीक, इंटू वेलोसिटी
हाँ, एक मिनट में देख लेता हूँ वेलोसिटी क्यों नहीं दी इन्होंने, क्वेश्चन देखता हूँ। अच्छा बच्चों, यहाँ पे लिखा है क्या कहूँ अब, कुछ वो आ रहा है, इन्होंने स्कैम करने के लिए यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड लिखा है। मैंने ऑफिशियल पेपर देखा तब ये मिला, किताब में भी नहीं दिया है, जिस किताब से मैं आपको एमसीक्यू बता रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखना भाई, ये तो फिर गलत हो जाएगा ना ऐसे। तो वेलोसिटी दी है 10, तो जो भी डायग्राम है ना, डायग्राम के यहाँ पे लिखा है। ठीक, मैंने तो डायग्राम ही नहीं देखा था पहले। तो 2 से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा 30√3, 30√3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इसको 10 का इंटू ऊपर नीचे करते हैं तो हो जाएगा 300√3/2, 2 से कट गया 150। तो ए ऑप्शन आप देखना, इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है 2000 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर है आपका ये जो 2000 में जब आया था, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। आप देखिएगा, आप एक पल के लिए कहेंगे वेलोसिटी दी ही नहीं है, लेकिन डायग्राम के जस्ट नीचे लिखा है इन्होंने। चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का। उसके बाद ये क्वेश्चन बच्चों 2006 में आ गया था, मैंने आपके लिए लगा दिया है, आप इसको करिएगा। इसका जो उसका जो करेक्ट आंसर है 24 न्यूटन है। ठीक है, आप उसको करिएगा, बिल्कुल सेम कंसेप्ट, फोर्स इनटू टाइम। अब वहाँ पे आपको निकालना है फोर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी फोर्स से निकालना था, तो वो फोर्स से निकालना, उसको आप करिएगा। अगला क्वेश्चन है 2012 में आया था, मोमेंटम से ही। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h, it hit ground with certain momentum p. If same stone is dropped from height 100% more than previous height, the momentum when it hit ground will change by। तो ऑप्शन थे आपके 68%, 41%, 200% और 100%। तो सिंपल सी बात है, जो मोमेंटम है बच्चों वो होता क्या है, P=mv होता है। तो अगर आप किसी हाइट से बॉल को गिरा रहे हो, उस केस में वेलोसिटी हो जाती है √2gh। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं जो नया मोमेंटम होगा, जब आप हाइट को क्या कर दोगे, 100 टाइम क्या कर रहा है, हाइट 100 मोर देन कह दे रहा। तो जब 100 मोर देन है, तो आप ये क्या कह सकते हैं कि सेम स्टोन को हमने ड्रॉप कहाँ पे किया, 2h हाइट पे। 100% ऑफ इनिशियल मतलब अगर पहले h है तो दूसरी बार क्या हो जाएगी, 2h हो जाएगी। तो m√2g और h की वैल्यू हम रख देंगे 2h। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें 2 2 4, तो √2 टाइम p हो जाएगा ये। ऊपर तो p था, तो आपसे कह रहा है कि मोमेंटम कितना चेंज है। तो बच्चों याद रखना, जब भी ये चेंज वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें मोमेंटम चेंज की जो चेंज इन मोमेंटम है या चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी है, तो आप क्या करोगे, नए में से पुराने घटाओगे और पुराने का ही डिवाइड कर दोगे, उसको 100 से इंटू करोगे। ये फॉर्मूला है अगर कभी चेंज वाले क्वेश्चन आपके वहाँ आते हैं। काइनेटिक एनर्जी में चेंज तो नई काइनेटिक एनर्जी माइनस पुरानी अपॉन में पुरानी, तो ये हो जाएगा √2p-p ओवर p। तो ये आ जाएगा इंटू 100%, तो √2 -1, तो ये आ जाएगा आपका 0.41, तो 41%। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉडी अंडर एक्शन ऑफ फोर्स F इक्वल टू इतना एक्वायर एन एक्सलेशन ऑफ इतना द मास ऑफ बॉडी। तो फोर्स दिया है आपको, एक्सलेशन दिया है आपको, मास निकालना है। तो बच्चों न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो आपको पता होगा, F इक्वल टू ma होता है। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इक्वल टू हो जाएगा F/m। अब बात आती है F कैसे निकालेंगे, क्योंकि F तो वेक्टर फॉर्म में है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करना होता है। तो आप इसका स्क्वायर करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो F हो जाएगा 36 और 8 हो जाएगा 64, 100 का 10 का हो जाएगा 100। तो ये 100 और 100 200 हो जाएगा, और 200 का मतलब हो गया 10√2। ठीक है, तो फोर्स की जगह पे हम रख देते हैं 10√2। और अच्छा, मास निकालना है ना हमको, तो मास इधर रखिए और एक्सेलरेशन नीचे भेजिए, और एक्सेलरेशन दिया है आपको 1। तो आंसर आ जाएगा 10√2 kg। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2008 में आया था।
सैंड इज बीइंग ड्रॉप ऑन ए कन्वेयर बेल्ट एट द रेट ऑफ m/kg/s। अच्छा, अब आप देखिए आपको m/kg/s क्या दिया है, उसका रेट जिस हिसाब से जा रही है नीचे को। फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बेल्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v विल बी, तो कितना फोर्स लगेगा देखिए। अगेन वही न्यूटन सेकेंड लॉ, जब तब फोर्स का कैलकुलेशन वहीं से होता है जनरली। P इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T, और बहुत स्मॉल चेंज के लिए हो जाएगा dP/dt। और आप जानते हैं P होता है, P क्या होता है mv, ठीक है। और यहाँ पर m कांस्टेंट नहीं है, आप ध्यान देंगे, ठीक है। नहीं तो ma कर देते हैं ना, ma हम तब करते हैं जब मास कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन का चेन रूल लगाएंगे, dv/dt प्लस v dm/dt। अब यहाँ पर आप देखिए, जो हमें dv/dt, v क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा जीरो। तो ये बन जाएगा v dm/dt, ठीक है। तो आपसे कहा गया कि कितना फोर्स चाहिए, जो आपका मास है, मास का रेट हो कितना है, m है। तो फोर्स बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी ऐसी रहेगा, और इस पूरे की वैल्यू क्या है, m है, mv। तो ये क्वेश्चन अच्छा आया था उस बार, तो आप इसको कर लीजिए, कभी और टाइम भी आ सकता है। जो हम बच्चों F इक्वल टू एम ए करते हैं, वो तभी होगा जब m कांस्टेंट होगा, अदरवाइज ये नहीं होता है। अगर आपका m कांस्टेंट होगा तभी F इक्वल टू एम ए होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 2014 में आया था। अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। देखिए फोर्स टाइम ग्राफ, जब भी ये ग्राफ वाले क्वेश्चन है, आप इसमें ये जरूर देख लिए कि किसका एरिया क्या होता है। तो याद रखना, जिसे चेंज इन मोमेंटम कहते हैं हम, चेंज इन मोमेंटम, वो हमारा फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया होता है, ठीक है। एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, ठीक। ये कैसे आया देखो ना, आप रिलेशन बनाना, ये रिलेशन बन गया dP/dt। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, dP इक्वल टू क्या हो जाएगा, f/dt। आप इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, एरिया, ठीक। तो इसका मतलब है आपको एरिया निकाल देना है, इस ग्राफ का आंसर आ जाएगा, ठीक। सबसे पहले इसका देखेंगे, ये वाले का एरिया, एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ और बेस आपको पता होना चाहिए, 0 से लेके 2 तक 2 है, और हाइट कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है। तो ये आ जाएगा 2 से 2 कट गया, इसका एरिया आ जाएगा 6। अब जो ये वाला छोटा सा पार्ट है इसका, ये रेक्टेंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट है -3, विथ कोऑर्डिनेट लोगे -3, और यहाँ से यहाँ तक है 2, तो हो गया -6, ठीक। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक है 2 इसकी चौड़ाई है, और यहाँ से यहाँ तक 3 उसकी वो है लंबाई, नहीं चौड़ाई 3 हो गई इसकी, और लंबाई ये वाली इसकी 2 हो गई, तो 6 हो गया, ठीक। आप सबको जोड़ दीजिए, तो 6 - 6 + 6, कुछ गलत हो रहा, अच्छा ये 3 है, ये 3 है, और अच्छा ये थोड़ा डायग्राम गलत बन गया, ये जो यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो 4 × 2 हो जाएगा, 4 × गलत हो रहा है, चलो हम 4 × 2 करके करते हैं इसको, पता नहीं क्वेश्चन में मिसप्रिंट है या क्या है। तो ये 8 हो गया, तो ये +8 हो गया, कट गया, तो मेरे हिसाब से आंसर 8 आ रहा है। अब 8 तो है नहीं आंसर यहाँ पे। अच्छा जी, अगर ये 3 होता है तब आंसर 6 होगा, मतलब ऐसे करना है, आप ये ध्यान रखिए। इसका तो मैच हो ही नहीं रहा कि अब तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, समझ रहे हैं। एरिया निकालना है, अगर ये 3 होता है, मान लीजिए अगर ये 3 होता है तो 3 में ये 3 × 2 6 आएगा आंसर। अगर 4 होता है तो फिर 8 आ जाएगा, सबको सम करना है। तो एरिया निकालना है आपको, अगली बार आप ध्यान रखना एरिया। अब क्वेश्चन गलत होने की चांस कम है, पहले हो जाते थे कभी कभी। तो आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन 2002 में आया है। ठीक है, मैं वैरायटी ले रहा हूँ। वैसे तो मैंने 2010 से ही सोचा था BYQ कराने की, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग जो टाइप के मिल जा रहे हैं तो फिर मैं कहीं भी चले जा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 3 किलो है, वो रेस्ट पे है। तो आपको मास दिया है इनडायरेक्टली 3 kg। रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। नाउ फोर्स एक्ट ऑन दिस पार्टिकल, तो फोर्स है 6t² I कैप प्लस 4t j कैप इज अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट, देन वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड के बाद हमें इसकी वेलोसिटी चाहिए। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा, फोर्स लगा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लॉज ऑफ मोशन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। एक्सेलरेशन भी आपका क्या आएगा, कुछ वेरिएबल आएगा। यहाँ पर आप कैलकुलस यूज करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलस कैसे, देखिए F इक्वल टू आपने पढ़ा था ma, तो A इक्वल टू हो जाएगा F/m। तो जैसे ही F/m करोगे आप, F की वैल्यू है 6t² प्लस 4tj। इसको डिवाइड कितने से करोगे, 3 से करोगे, मास 3 है हमारा। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका 2t² I कैप, ये I कैप भी था यहाँ पे, प्लस 4/3t j कैप। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब आपको पता होगा एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv/dt। तो यहाँ से आप v निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन a/dt। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 से लेके 3 तक, क्योंकि आपसे पूछा कहाँ है 3 सेकेंड, और u0 जब होगा वहाँ पर टाइम 0 होना चाहिए था। तो v इक्वल टू 0 से 3 और a की वैल्यू रख दो 2t² dt, ठीक है। और आई कैप ही रहेगा, प्लस 0 से 3, ठीक है, 3 यहाँ कर लीजिए, और 4/3t j कैप dt। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2t² में कैलकुलस लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2/3 आई कैप t की पावर 3, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक, प्लस यहाँ पर भी देखिए 4/3 t पे लगाइए, j कैप बाहर ले लो, तो t²/2 0 से 3। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एक बार अपर लिमिट रख देनी है, लोअर तो 0 ही है, माइनस करें ना करें। तो ये आ जाएगा 2/3 आई कैप, और t की पावर यहाँ पर 3 रख दो, 3 9 27 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4/3 j कैप, और t की पावर अगर आप 3 रखें तो 3 का 9 और 9/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कट जाएगा इससे 9 बार, तो हो जाएगा 18 आई, और इससे कट जाएगा 2 बार, इससे कट जाएगा 3 बार, 6j। तो 18i प्लस 6j, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। जैसे 2001 में एक क्वेश्चन पूछा था, आपको फोर्स गिवन था, फोर्स था बच्चों 150, अच्छा मास गिवन था 150 gm, ठीक है, और टाइम भी गिवन था 0.1 सेकेंड, ठीक। और आपको स्पीड दी थी कि स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो फोर्स बताइए। समझ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन आया था। तो देखिए, जब भी स्पीड गिवन है और फोर्स निकालना है तो वहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। जो इम्पल्स होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के। और आप ध्यान रखना, जो इम्पल्स है, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है F/Δt। बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए लगने वाला जो फोर्स है वो हम इम्पल्स कहते हैं। अब आप देखिए, पार्टिकल वो ये कह रहा था कि इनिशियली रेस्ट पे था, तो आप ही कह सकते थे ये mv माइनस 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 हो जाएगा, और F/Δt। तो यहाँ से फोर्स क्या निकल जाएगा, तो आपको बहुत बार करना पड़ेगा, आप इसको ध्यान रखना, ठीक। तो मे भी कभी इनिशियल दे देगा तो आप यहाँ पे mu भी माइनस करोगे। तो m है 150, तो ग्राम m लिखा है तो इसका मतलब 10⁻³ इंटू v है आपका 20, और टाइम है आपका 0.1। इसको सॉल्व कर दीजिए तो आंसर आएगा 30 न्यूटन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हैं। कभी कभी आपको फोर्स टाइम दे देगा और पूछेगा कि चेंज इन मोमेंटम निकालो, फिर आप सोचोगे यार मोमेंटम तो P=डेल्टा एम वी माइनस एम यू होता है, लेकिन ये भी होता है ना, इसको भी आप ध्यान रखना।
तो ये थे आपके फोर्स वाले क्वेश्चन। 2019 में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, है तो ये वेक्टर अलजेब्रा का, लेकिन फोर्स के नाम से दे दिया। कह रहा है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v एक्टेड बाय 3 फोर्स शोन बाय 3 वेक्टर ट्रायंगल पी क्यू आर। मतलब 3 फोर्स हैं, 1 2 और 3, ठीक। तो कह रहा है कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो चेंज होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन कांस्टेंट होगी। अब आप देखिए बच्चों, देखो ट्रायंगल लॉ क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए ये F1 है, ठीक है, ये F2 है और ये F3 है, ये 3 फोर्स हैं, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ जब ये ऐसे ही एक पैटर्न में होते हैं, देखो एक के बाद ये, फिर ये शुरू हुआ, फिर ये ख़त्म हुआ, तो इसका मतलब है कि F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या आप बोल सकते हो इन दोनों का सम तीसरे के रिजल्टेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो आप ये तो जानते ही है ना, ऐसे होगा तो मैं उसको रीअरेंज कर दिया। तो जब ये होगा तो नेट फोर्स पार्टिकल पे कितना हो जाएगा, एफ नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एफ नेट 0 हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि मास तो 0 होगा नहीं, एक्सलेशन ही 0 होगा। अच्छा, एक्सलेशन 0 होगा तो आप कहेंगे कि सर वेलोसिटी dv/dt भी 0 होगा। और किस जब v कांस्टेंट होगा डेफिनेटली इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही था, डी। और ये मेरे को अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा फोर्स के टॉपिक से, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, वेक्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, 18 कह दिया था, 8 में पूछा था कि 3 फोर्स ऐसे लगे हैं इस पॉइंट पे, ठीक, और बाहर को लगे हैं। तो कह रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन जो है आपका लगा हुआ है। क्या पूछा गया है कि जो एफ रिजल्टेंट है वो आपका वाई डायरेक्शन में है, ठीक। तो आपसे पूछा गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड या नीडेड इज, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स वाई में लगा है तो आपसे पूछ रहा है कितने फोर्स, या आप ये बोल सकते हो कि कितना यहाँ पर फोर्स लगेगा जो वाई को रिजल्टेंट बनाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर रिजल्टेंट वाई में लगेगा तो एक्स कंपोनेंट 0 होगा। तो इसका मतलब है फोर्स के जितने भी एक्स कंपोनेंट होंगे हम उनको ऐड करके 0 कर दें तो हमारा अपने आप ही रिजल्टेंट में वाई में हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको अगर ब्रेक करें एक्स के अलॉन्ग तो क्या हो जाएगा, एन कॉस 60 डिग्री। और इसको करें अगर 4 को, ठीक है, ये 30 है, ये हमारा 30 है, ब्रेक करें ये हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है। और 4 को ब्रेक करें तो क्या आ जाएगा, 4 कॉस 60। तो ये दूसरे फोर्स का एक्स कंपोनेंट हो गया ये वाला। अब बचा 2n वाला, ठीक है। तो 2n वाले को आप अगर ब्रेक करें, ठीक, कहाँ को, ये 60 एंगल है तो ये भी 60, तो 2 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 2 कॉस 60। समझ रहे हैं। तो एक्स कंपोनेंट अगर टोटल 0 होगा तो आप ये समझिए कि 1 कॉस 60 प्लस 2 कॉस 60, ठीक है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है फोर्स, तो माइनस कॉस 60, ठीक है। ये इक्वल टू 0 तो होगा, लेकिन वो कह रहा है कि क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एडिशनल फोर्स, तो आप इसमें एक्स ऐड कर दो तभी तो एक्स की वैल्यू निकलेगी ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो एक्स आपका आ जाएगा आधा। तो हमें इसका जो आंसर था 0.5 न्यूटन हम ऐड करेंगे। आपसे पूछा था कि मिनिमम फोर्स बताइए जिससे हमारा रिजल्टेंट वाई में हो जाए, तो एक्स में हम क्या ऐड करेंगे, वो 0 हो जाए, तो हम उसमें आधा ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि सारा फोर्स हमारा वाई डायरेक्शन में ही है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों वो पूछे जाएंगे एफबीडी से, ठीक है। अब मान लीजिए कोई इंक्लाइंड प्लेन है और इसमें कोई एक मास नीचे को गिर रहा है, ठीक है। 3 केस बता रहा हूँ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मान लीजिए इधर को ये मास गिर रहा है, अभी फ्रिक्शन का केस नहीं है, ये नो फ्रिक्शन, ठीक। और ये थीटा है और ये हाइट h है।
तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। सिंपली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्सों को ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखिए अगर ये जो हमारा इस साइड को गिर रहा है तो एक्सेलरेशन इसी साइड को होगा, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं है, अगर इसका वेट ऐसे है mg, ठीक है, तो नॉर्मल ये होगा, ठीक। और ये हमारा इसका कंपोनेंट mg cos थीटा इस साइड हो जाएगा और mg sin थीटा इस साइड हो जाएगा, ठीक। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा जो आंसर आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट को मैं डाउनवर्ड को अपवर्ड के और हॉरिजॉन्टल लेफ्ट को राइट के बराबर कर दूं तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा mg cos थीटा और ma फोर्स हो जाएगा जो नीचे को उसको गिरा रहा है mg sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो a आ जाएगा g sin थीटा, क्लियर, जब फ्रिक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अब इसी केस को हम थोड़ा आगे ले जाते हैं। मान लीजिए सेम कंडीशन है, मास m है, अब यहाँ पर एक फ्रिक्शन लग गया, मान लीजिए F एक फ्रिक्शन लग गया, तो उस केस में ये थीटा अगेन थीटा था, तो आप देखेंगे और ये गिर नीचे को रहा है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा अगेन n, और इसके बिल्कुल सामने mg cos थीटा और डाउनवर्ड mg, और इस साइड को हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक। तो नॉर्मल रिएक्शन में तो शायद कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपका एक्सेलरेशन में कुछ फ़र्क पड़ने लग जाएगा। और वो फ़र्क क्या होगा, देखिए अगर हम अगेन रिजॉल्व करें, n इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा, ये तो आप समझ गए होंगे, जैसे यहाँ हुआ वैसे यहाँ भी हुआ, अपवर्ड डाउनवर्ड के बराबर। और जो ma होगा, जो फोर्स नीचे को इसको ला रहा है, ma के इक्वल हम क्या करेंगे, mg sin थीटा, और एक हमारा फ्रिक्शन भी आ जाएगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू आर, म्यू एन, ठीक है, मतलब म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो वहाँ से अगर आप देखें एम ए इक्वल टू एम जी, अगर इसका कोई एक कोफिशिएंट है फ्रिक्शन का म्यू, तो साइन थीटा माइनस म्यू एन हो जाएगा, ठीक। अभी जब म्यू एन हो जाएगा तो यहाँ से आप एन की वैल्यू रख दीजिए, तो एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। तो दोनों साइड से आपके एम कैंसिल हो गए, तो जो फाइनल एक्सेलरेशन हो जाएगा इन केस ऑफ फ्रिक्शन वो हो जाएगा ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो एक ये वाला फैक्टर अगर फ्रिक्शन होगा तो म्यू कॉस थीटा वाला फैक्टर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद करिए, और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो म्यू जीरो करके ये अपने आप ही आ जाएगा। तीसरा सिस्टम ये होगा, ये देखो ये मास वेज सिस्टम भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो मास वेज सिस्टम में बच्चों तीसरा सिस्टम ये होगा कि जब आपका वेज भी मूव करने लग जाएगा, अभी तक तो ब्लॉक ही मूव कर रहा था, मान लीजिए अभी इसको थोड़ा बहुत घुमा देता हूँ ताकि आप बायस ना हो कि ये ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो अब इसमें मैंने क्या किया, एक मास रख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये एक मास है और जो कि नीचे को स्लाइड डाउन हो रहा है, और ये इसका जो एक्सेलरेशन है वो ए इस साइड को भी है, मतलब जो वेज है उसका भी एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। और ये एंगल आपका थीटा है। तो इस केस में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, मास तो स्लाइडिंग कर ही रहा है डाउन, ठीक है, और साथ साथ में ये जो वेज है ये भी मूव कर रहा है और फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, जनरली नहीं होगा, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक। तो ये जो कंडीशन है बच्चों ये नॉन इनर्शियल फ्रेम की हो गई, और सूडो फोर्स का यहाँ पे कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। सूडो फोर्स मतलब झूठे फोर्स जो दिखते नहीं है लेकिन लगते हैं। अब यहाँ पर आप इसको ब्रेक करेंगे, देखो एक बार तो ये ऐसे ही ब्रेक हो जाएगा, एन इसका ऊपर को आ जाएगा, ठीक है, और जस्ट इसका नीचे को देखोगे आप, इसका जो वेट लगेगा mg लग जाएगा, इस ब्लॉक का mg नीचे को लग जाएगा, क्लियर। अब आप देखिए ये जो n है ये इसके
एन एंगल बनाने लग जाएगा। तो अगर ये एंगल थीटा है, अगर मान ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एन कॉस थीटा, और इसी के ये वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन साइन थीटा। ठीक है, और इसमें इस ए की वजह से एक सूडो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जो हो जाएगा एम ए। ठीक है, तो अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो जो एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा है आपका, या एन कॉस थीटा है, एन साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, इस सूडो फोर्स के, इस सूडो फोर्स के, तो ये आ जाएगा एम ए। और वहीं जो अपवर्ड में एन कॉस थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा ए अपॉन जी। ठीक है, ए अपॉन जी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी टेन थीटा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा जी टेन थीटा आएगा जब हमारा वेज भी मूव करने लग जाएगा। ठीक है, और बच्चों ये जो क्वेश्चन था ये वाला, ये नीट 2018 में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन ये 2018 में आपसे पूछा गया था। तो कठिन नहीं है क्वेश्चन। अब इसके जो क्वेश्चन है आप देखेंगे इतने सरल क्वेश्चन आते हैं इसके, जैसे इसी, पहले चलो इजी कराता हूँ थोड़ा। तो पहला क्वेश्चन इस टॉपिक का, जनरली इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप देखना चाहें इससे बहुत ही 3-4 बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो आप इतना तो तैयार कर लीजिए। ठीक, और एक बात और याद रखना, अगर कहीं पर स्मूथ लिखा है तो स्मूथ का मतलब है बच्चों कि कोई फ्रिक्शन वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो तुम्हारा आया था ये आया है 2000 के आसपास आया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक आपका ऐसे ब्लॉक है, ये है। ठीक है, डिटेल में अगर आपको इसको देखना है तो मैंने जेई करके प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आप जा सकते हैं। इसमें एक मास है एम, ठीक, और ये एंगल दिया है आपको 45। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बॉडी स्लाइड इतना प्लेन में, ट्वाइस द टाइम टेकन टू स्लाइड डाउन सेम डिस्टेंस इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें जो टाइम लग रहा है यहाँ से लेके नीचे आने में, जो टाइम लग रहा है सेम डिस्टेंस जितनी भी है, तो ट्वाइस लग रहा है अगर इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड ब्लॉक निकालना है आपको, समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन है 1988 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ देता हूँ। ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट स्लाइड डाउन 45 इंक्लाइंड प्लेन इन ट्वाइस द टाइम इट टेक टू स्लाइड डाउन द सेम हॉरिजेंटल सेम डिस्टेंस इन अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, क्या होगा करके पूछा है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए आप, नॉर्मली हमें एक्सेलरेशन पता है, इनिशियली ये रेस्ट पे है तो u 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो टाइम होगा t इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप एफ बी टी लगाइए। अगर ये डिस्टेंस s है तो s बाई ए होना चाहिए। ठीक है, जो टाइम टेकन टू स्लाइड ऑफ प्लेन होगा 2s बाई ए होगा। ठीक है, हाफ ई टी स्क्वायर से आप लगा लीजिए सेकेंड लॉ। अब आप देखिए, अगर वो प्लेन में स्लाइड हो रहा है फ्रिक्शन के केस में, तो टी फ्रिक्शन में जो टाइम लगेगा फ्रिक्शन में वो कितना लगेगा। अब आपको फ्रिक्शन में यूज़ करना पड़ेगा, सेम डिस्टेंस तो ऐसी है, एक्सेलरेशन जो यूज़ करना पड़ेगा वो फ्रिक्शन का करना पड़ेगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। और जो अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन है, जब फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा, 2s जी साइन थीटा। तो आप यहाँ पर देखिए बच्चों, उसने आपसे कहा है अगर ये T1 है ये T2 है, तो महाराज कह रहे हैं कि जो T1 है वो 2 गुना है T2 के। मतलब जो T फ्रिक्शन में टाइम है, अगर फ्रिक्शन में नहीं है तो उसका 2 गुना है। ठीक है, एक बॉडी यहाँ से यहाँ आने में 2t टाइम लेती है तो फ्रिक्शन में t ही लेती है। अब इन दोनों को आप कर दीजिए,
इक्वेट, और इक्वेट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन की मैं आपके लिए एक स्क्रीन शॉट लगा देता हूँ, ठीक है। 2013 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बॉडी है जिसका अपर हाफ स्मूथ है और लोअर हाफ रफ है, ठीक है। और एक जो कोई मास है यहाँ पर नीचे को गिरना शुरू कर रहा है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट में कोई मास है जो नीचे को गिरना शुरू कर रहा है फ्रॉम टॉप ऑफ द प्लेन। तो आपसे कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालिए, समझ रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालिए। तो अगेन वही, स्मूथ में आप स्मूथ की कंडीशन लगाइए, रेस्ट में आप रेस्ट की कंडीशन लगाइए। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पे u तो जीरो है, इनिशियली u जीरो है, ठीक है। और जो स्मूथ है उसमें एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, आप वहाँ पे एफबीडी मत लगाओ, आपको याद होना चाहिए, खट 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 आपको एक्सेलरेशन ही चाहिए। और रफ में जो एक्सेलरेशन होता है वो ये रहा, a1 कर लेता हूँ इसको, g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये दो हो गए। अब आप देखिए जब ये बॉडी l/2 डिस्टेंस में आएगी, ठीक है, तो हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाएं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है। इनिशियली u जीरो है तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस जीरो इक्वल टू 2, और a की जगह हो जाएगा g साइन थीटा, स्मूथ पहले है, इंटू l/2, ठीक है। अपर हाफ और लोअर हाफ लिखा था मैंने, पूरी डिस्टेंस को l लिया और उसके बाद ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये l/2 कर ली। तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकालें तो आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, रूट जी एल साइन थीटा। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक की वेलोसिटी है वो है रूट जी एल साइन थीटा। अब आप देखिए जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है इसकी, यहाँ पर मान लो मास यहाँ पे आ गया, तो इसकी जो v है वो इसके लिए किसका काम करेगी, u का काम करेगी, और इसका v तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो एक बार फिर से लगाइए इसको, तो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ पर v तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा, और जो इसकी v थी यहाँ पर जो v है जो हमने निकाली ये इसके लिए u बन जाएगी। तो u हो जाएगा जी एल साइन थीटा इक्वल टू, आप देखो इसको पूरा ही लिखना पड़ेगा आपको, 2l/2, और एक्सेलरेशन की पूरी वैल्यू रखो g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे ही हम ये रखा, ये वाला रखा हमने, कॉस थीटा रखा, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 2 से 2 कट गया तो आपका ये आ जाएगा माइनस, इसको भी हटा देता हूँ फिलहाल, माइनस जी एल साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा जी एल साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो जी एल इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 2gl साइन थीटा, तो माइनस 2gl साइन थीटा इक्वल टू माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। अब आप देखिए माइनस दोनों साइड है तो एलिमिनेट हो गया, इस माइनस को एलिमिनेट करके क्या कर लेंगे हम, ये हट जाएगा। अब साइन थीटा है इधर कॉस थीटा है, तो हाँ अच्छा ये एल का इंटू ना सबके साथ होगा, तो आप करिए, एल एल भी कैंसिल हो जाएगा ना, एल भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जी, ठीक है, क्या बचेगा जी, और इसके साथ भी जी आएगा। अच्छा यहाँ मैंने जी नहीं लिखा है, गलती कर दी, ये जी भी है ना, यहाँ जी भी आएगा, तो एल जी दोनों कैंसिल हो गए, तो ये बच गया साइन थीटा इक्वल टू म्यू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इधर ले आओ तो आ जाएगा टेन थीटा टू टेन थीटा इक्वल टू म्यू। तो इसका आंसर यही था, म्यू इक्वल टू टेन थीटा। अब यहीं पर थीटा डाल देंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो इससे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये दो का तो मैंने यूज बता दिया। अब बारी करते हैं इसकी, ठीक है। एक बार क्वेश्चन और आया था, वो मैं आपके लिए 2015 में आया था, मैं आपके लिए उसको लगवा दूंगा, आप उसको ज़रूर करिएगा, उसमें भी म्यू ही निकालना था। दो बार क्वेश्चन बच्चों 2016 में आपसे पूछा गया था, 2016 में पूछा था बैंकिंग ऑफ रोड, आपने पढ़ा होगा बैंकिंग ऑफ रोड, और उस फॉर्मूले में आपको डायरेक्ट पूछा गया था स्पीड कितनी होगी।
तो बच्चों मैं वहाँ पर एफबीटी तो करूँगा नहीं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो वी मैक्सिमम जो स्पीड है वो इतनी होगी, यही पूछा गया था कि कितना होता है करके। तो आप इसको ज़रा तैयार कर लीजिए, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ठीक है। तो हो सकता है कभी आपसे इसके डेटाबेस सारा डेटा दे देंगे और क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था कि कार है, कर्व रोड में चल रही है, तो आपको मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी होगी, ये इसकी मैक्सिमम सेफ स्पीड है। तो ये पूछा गया था, इसको आप तैयार करिए। और वैसे ही एक क्वेश्चन ये आया था, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, तो बच्चों टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी हो जाएगा, नो फ्रिक्शन। ये 2000 आपका 22 में भी पूछा गया था। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इनको तो आप खुद ही तैयार कर सकते हैं। और ये वाला जो फॉर्मूला पूछा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2013 में पूछा गया था, 2022 में, तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। और सेम क्वेश्चन 2012 में वेलोसिटी निकालनी थी, तो आर जी टेन थीटा कर सकते थे आप यहाँ से। तो ये 2012 में पूछा था। क्वेश्चन क्या था, मैं आपके लिए वो स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप उनको अटेम्प्ट करना, ठीक है। क्वेश्चन था कि कार है 1000 kg है और बैंक रोड में कर्व ले रही है, रेडियस 90 है। तो फ्रिक्शन लेस ट्रैक में अगर बैंकिंग एंगल 45 है तो स्पीड कितनी होगी, तो ये लगाना था। फ्रिक्शन आ गया तो ये लगाना है, विदाउट फ्रिक्शन ये याद कर लो, फिर डेटा रख लेना वहाँ पे, एग्ज़ाम में निकल जाएगा, ठीक। 2012 ये तो उस समय प्री मेंस होते थे, तो 2012 मेंस में भी पूछा था, ठीक है। तो इसको आप तैयार करिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था 2020 में, और ये भी एफबीडी से ही रिलेटेड है, कई बार ये पूछा जाता है बच्चों। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक मास m है, m1 कर लेते हैं, और ये एक मास m2 है। मैं इसकी एफबीडी अगेन आपको नहीं बताऊंगा, मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा कि कैसे निकालना है। तो आपसे अगर टेंशन पूछा जाए, क्योंकि एक ही सेम थ्रेड में इसमें जो टेंशन होगा वो यहाँ भी टेंशन वही होगा, ठीक है। और जो हैवी पार्ट है उस साइड को हमारा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आप इसकी एफबीडी लगाएंगे, एफबीडी सॉल्व करेंगे, उससे अच्छा मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि जो एक्सेलरेशन होगा कभी भी हो, वो ग्रेटर मास, जो भी ग्रेटर मास है उसमें से आप माइनस कर दो स्मॉलर मास, और जो भी इनका मास का वो आएगा इंटू जी, अपॉन में कर दीजिए सम ऑफ मास। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1। एफबीडी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बाकी लास्ट टाइम में एफबीडी तो मैं नहीं सिखा पाऊँगा आपको क्रैश कोर्स में। अगर आपको देखनी है तो वाली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बच्चों ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू जी ओवर सम ऑफ मास। नहीं तो मेरा एक ही एफबीडी होगी, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ एफबीडी। तो यहाँ पर आप देखें तो ये हो जाएगा 2m1 m2 जी ओवर m1 प्लस m2। ये ट्रिक है इसकी। तो क्वेश्चन जो 2000 आपके 20 में पूछा गया था वो ये था कि m1 आपको दिया था 4 किलो, m2 दिया था 6 किलो, और आपसे कहा था कि ये ऐसे ही सिस्टम में बंधे हुए हैं, ठीक है। इस सिस्टम का नाम है मास पुली सिस्टम या अटवुड मशीन, ठीक है। तो आपसे पूछा था कि एक्सेलरेशन निकालिए, ठीक है। तो ज़्यादा कौन सा है इसमें, 6, तो 6 माइनस 4, 6 प्लस 4 इंटू जी 10 रख लीजिए, ठीक है, इक्वल टू ए। तो 6 में से 4 2 इंटू 10 10, तो आंसर आ जाएगा 2। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया। तो आंसर जी के टर्म में था तो आप जी रख लीजिए, तो जी के हिसाब से आ जाएगा g/5। तो इससे आपका हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपके हो जाएंगे, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं एक ही टाइप करा रहा हूँ। एक बार इसका क्वेश्चन आया था 2000 में, उसको आप खुद करेंगे, ठीक है। और वो क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक। तो 2000 क्वेश्चन में भी आपको निकालना है एक्सेलरेशन, ठीक है। आप याद रखिए, कभी कभी यही क्वेश्चन आपसे आ जाता है कि आप स्ट्रेस निकालिए और एरिया दे देगा, ठीक। तो इसलिए रिलेट किए जाते हैं ये क्वेश्चन, आप ध्यान से रखिए, इनको ध्यान से करिए। अगला क्वेश्चन है 2013 में आया हुआ, और इतना सरल क्वेश्चन है कि
सब ने उस बार गलत किया था। एक 3m मास था, एक 2m मास है और एक m मास है। इन तीनों पे जो फोर्स लगा है ऐसे लगा है, और ये लिखा है कि जो वेलोसिटी है इनकी जो मूव कर रहे हैं वो कांस्टेंट है। ठीक है, 2013 में आया था। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर है तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में ये था कि 3 ब्लॉक m, 2m, 3m are connected by string as shown in figure. After an upward force F is applied on block F, the mass move upward at constant speed. What is the net force on the block of mass 2m? तो 2m पे कितना होगा? तो देखो बच्चों, अगर इस पे फोर्स लग रहा है ये v कांस्टेंट से मूव कर रहा है ऊपर, तो ये भी मूव करेगा। ठीक है, तो स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। आपको पता होगा F इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू होता है ma, और अच्छे से देखा है तो dv/dt। और याद रखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे सारे फोर्स, जो सारे ब्लॉक हैं, उन पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा? 0 होगा, चाहे वो 2m पे पूछे या 3m पे पूछे, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जब भी कोई मूव करता है इसका मतलब है वहाँ पे फोर्स 0 लगा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2017 का, और क्वेश्चन है आपका स्प्रिंग वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो 2017 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यही है। आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बताइए इमिडिएटली आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, जब यहाँ से इसको आप काट देंगे। ठीक है, तो एफबीटी लगाएंगे। देखिए पहले हम देखते हैं बिफोर क्या होगा। बिफोर स्प्रिंग या स्ट्रिंग इज कट। ठीक है, तो बिफोर के कंडीशन में बच्चों ऐसा होगा जैसे कि जो 3m है उस पर एक फोर्स ऊपर को लगेगा ड्यू टू स्प्रिंग, और वो कितना लगेगा? kx। और एक नीचे को उसका अपना वेट हो गया, और वेट कितना हो जाएगा? 3mg। और साथ में ही ये इसको खींचेगा तो एक टेंशन भी लगेगा T। और जो दूसरा वाला है उसमें एक ऊपर को लगेगा टेंशन T, ये वाला जो इसमें नीचे को लगा है, और एक mg ये हो गया। तो इसकी एफबीटी अगर हम लिखें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? kx इक्वल टू टी प्लस 3mg। और इसकी लिखें तो आ जाएगा t इक्वल टू mg, और t इक्वल टू mg जैसे यहाँ पुट करोगे तो kx इक्वल टू 4mg हो जाएगा। ठीक है, तो kx इक्वल टू 4mg हो गया। अब आपने स्प्रिंग को कट कर दिया है, तो जैसे ही आप स्प्रिंग को कट करेंगे तो कट करने के बाद क्या होगा? जो kx वाला कांटेक्ट है, या आप ये बोल सकते हो जो टेंशन है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, आप वो कह रहे हैं कि स्ट्रिंग को कट किया है। ठीक है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग, समझ रहे हैं, और ये स्ट्रिंग है। इसको जब आप कट कर दोगे तो टेंशन 0 हो जाएगा। और एक्सलेशन ए का कितना हो जाएगा? एक्सलेशन ऑफ ए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कैपिटल ए, वो हो जाएगा आपका रिजल्टेंट फोर्स kx माइनस 3mg ओवर मास। ठीक है, हम देखेंगे रिजल्टेंट फोर्स कितना है। kx ऊपर को था, 3mg ये है ओवर मास। और जो दूसरा वाला है इसको सॉल्व कर लें। kx की वैल्यू 4mg रख दो, तो 4mg में से 3mg हटे तो mg, तो आ जाएगा mg ओवर 3m। तो m से m कट गया, तो g/3 इसमें भी है, g/3 इसमें भी है, तो a का तो g/3। अब दूसरे का चेक करते हैं। दूसरा वाला जो ब्लॉक है इसका तो टेंशन कट गया, तो इसका मतलब है जो इसमें मास होगा mg हो जाएगा, तो m से m कट गया, a कितना आ जाएगा? g आ जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन होगा टोटल मास f इक्वल टू टोटल मास, ये g आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन पहला वाला। ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक बैलून वाला क्वेश्चन भी है, उसको आप करेंगे, 2014 में आया था। और ये एक छोटा सा बच्चों ओवरव्यू है फोर्स और लॉज ऑफ मोशन के बारे में, तो इसको आप एक बार देख लीजिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, और बाकी फ्रिक्शन का टॉपिक मैंने आपको नहीं बताया है। जैसे फ्रिक्शन है, इसमें फ्रिक्शन इंक्लूड नहीं है, आप फ्रिक्शन को पढ़िएगा और उसके साथ साथ एफबीटी करिएगा। और जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको कराए, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और इसके बाद वो क्वेश्चन आने वाले हैं, लगभग 10 या 12 क्वेश्चन हैं। आप उनको करिएगा। अगर कोई डाउट है बच्चों तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर ये वाला नहीं आया, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आप इसको करिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। वर्क, एनर्जी एंड पावर। थैंक यू।
तो बच्चों अब ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने कर लिए लेकिन रिपीट हुए हैं, आप एक बार प्रैक्टिस के लिए इनको कर लें। इसमें मैंने फ्रैक्शन का टॉपिक आपको नहीं करवाया है, उससे क्वेश्चन भी बहुत कम आए हैं, तो आप उसको अपने तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगर बाद में टाइम मिलेगा मैं आपको करवा दूंगा एक दिन में, थोड़ा छोटा सा टॉपिक है। तो क्वेश्चन से रिलेटेड फ्रिक्शन वाली चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको, तो आप इन क्वेश्चनों को ट्राई कीजिए और आंसर को कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी में डाउट है तो आप मेरे को मैसेज कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए एक सेपरेट डाउट सेक्शन करके आपकी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।